बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है। पाकिस्तान में भी अगर आज के फिगर्स हम देखें तो मुल्क भर में मज़ीद 16 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। कुल अफराद की जो जाँ बहक हुए हैं कोरोना से, उनकी तादाद 160 हो गई है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने 15 मई से 25 मई तक ये 10 दिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक करार दिए हैं कि मुश्किल सूरत हाल कोरोना वायरस के सबब पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं उनको देखते हुए लॉकडाउन में नरमी का भी फैसला किया गया है। पूरी दुनिया ही हम देख रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो भी बहुत सी मौशी मुश्किलात का शिकार हैं। कितने ही लोग जॉबलेस हो चुके हैं, बेरोज़गार हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं पाकिस्तान की तरह, उनकी मुश्किलात भी किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। और यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आलमी जो मौशी इदारे हैं उनसे पिछले दिनों अपील भी की थी कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके कर्जाजात में रिलीफ़ देने का या वो कर्ज़े माफ़ करने का सोचा जाए। और उसके बाद IMF की तरफ से हमने देखा भी कि इस अपील की सुनवाई भी हुई और कर्ज़े में रिलीफ़ देने का फ़ैसला भी किया गया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस मामले को लेकर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिंध की तरफ से आज ये फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म साहब ने जो रज़ाकारों की एक टीम, एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया था जिसको टाइगर फ़ोर्स का नाम दिया गया था, अब वो टाइगर्स फ़ोर्स पर एतराज़ जो है वो सिंध हुकूमत को है। और उन्होंने कहा है कि हम वज़ीर आज़म की इस टाइगर फ़ोर्स को रिलीफ मुहिम में शामिल नहीं करेंगे। अब क्या वजह है कि इस मामले पर सियासत हो रही है और किस जानिब से सियासत हो रही है? बयानात दोनों तरफ से चल रहे हैं, इन पे भी बात करेंगे। और कुछ तहकीकाती रिपोर्ट्स थी जो मंजर आम पर आई हैं, उनकी बाकायदा रिपोर्ट्स जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब को पेश हुई हैं। एक बड़ी अहम रिपोर्ट जो है वो 25 तारीख़ को वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि आ जाएगी, जो फ़ोरेंसिक ऑडिट है जो शुगर और जो गंदम की किल्लत, गंदम के बहरान के हवाले से भी था। लेकिन आज शेख रशीद ने यह भी कहा कि फ़ोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो 5-10 दिन तक लेट हो सकती है। क्या वजह है कि उनको इतना यकीन है कि ये रिपोर्ट लेट हो जाएगी? बहरहाल आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे तफसीली। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब, एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको काबीना का हिस्सा बनने पे बेहद मुबारकबाद। आगाज़ मैं इसी से कर लेती हूँ कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? अब आप वज़ीर आज़म साहब के मुशीर बन चुके हैं, अब क्या एजेंडा क्या है? कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपके जहन में हैं कि होनी चाहिए, जो पहले नहीं हुई? तरजीहात क्या होंगी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सादिया, आपका शुक्रिया। पहली बात यह है कि मेरा जो एजेंडा है वो मैंने वजारत मिलने से 3 दिन पहले जाके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बैठ के 2 घंटे से ज़ायद मुलाकात थी। उसमें उन्होंने इश्यूज़ टैग किए और मैंने उनको वे फॉरवर्ड उनके ऊपर बताया। मैं आपको 3 इशारे दे देता हूँ। सबसे पहला तो यह है कि इस पार्लियामेंट ने लोगों का ये कहना है और बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि इसमें कानून साजी जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। और उसकी वजह ये थी कि जो इस पार्लियामेंट का आगाज़ होता है तो पहले दिन जो मेडन स्पीच है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस पार्लियामेंट, वो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिए गए। फिर वो चल बढ़ता गया और अभी तक चलता ही जा रहा है। दूसरा ये कि वो इश्यूज़ जो नॉन इश्यूज़ हैं कौम के नुक्ता नज़र से, मिसाल के तौर पर इश्यूज़ 2 होते हैं। बुनियादी ज़िम्मेदारी पार्लियामेंट की किसी चीज़ की ओवरसाइट नहीं होती, उसकी पहली ज़िम्मेदारी होती है कानून साजी, और दूसरा होती है कि जो किसी जगह के ऊपर जो पाकिस्तान के कवानीन हैं, आइन है, उनके मुताबिक गवर्नेंस नहीं चल रही और फिर ओवरसाइट तीसरे नंबर के ऊपर आती है। तो यहाँ तो प्रायोरिटीज़ ही नहीं रही, इसलिए कानून साजी नहीं हो सकी। जो एक और पहलू है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है उसकी चलाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सियासी जमातों के जो हेड्स हैं वो आपस में मिलें। उसके लिए एक हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जो इकट्ठी होती है। इस हाउस के अंदर भी एडवाइजरी कमेटी है, उसको भी मीनिंगफुल नहीं रहने दिया गया। और तीसरा ये हुआ कि लोगों की आरजुओं के मुताबिक कार्रवाई करने के बजाय 3 घंटे की तकरीर मैंने की, 3.5 घंटे एक और हो गई, फिर 2.5 घंटे वाले पीछे रह गए थे, वो भी बोलना शुरू हो गए। तो ये पार्लियामेंट को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं जो ही आया मैंने रिकॉर्ड्स जो तलब किए, मैं देख के हैरान रह गया कि 78 कमेटियां हैं जिनके चेयरमैन हैं, उसका पूरा पैराफर्नीलिया नीचे होता है, उनके ऊपर ज़ाहिर अखराजात आते हैं।
और जो सेनेट की कमेटी है उसमें 8 बिल पड़े हुए हैं और 35 बिल कौमी असेंबली की कमेटियों में पड़े हुए हैं। उसके बाद फिर कुछ गवर्नेंस जो मैं शराकत थी पार्लियामेंटेरियंस की, उसके हवाले से भी एक फैसला हुआ है, वो कुछ दिन में प्राइम मिनिस्टर उस पर नोटिफिकेशन करेंगे। और उसके साथ ही फिर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, जो नेक्स्ट वीक है उसमें इजलास मैंने तलब किया है, उनको जो वोट देने का हक था ई वोटिंग के हवाले से, वो भी लटकता ही चला जा रहा है। तो ये मामला लटकने नहीं देंगे इंशाअल्लाह लजीज, इनको चलाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल आपने सही कहा कि वो जिस तरह कौमी असम्बली में आप बता रहे हैं कि 35 और ऐवान बाला में 8 बिल जो हैं वो कानून साजी के मुंतज़िर हैं, और तकारीर का भी आपने सही कहा कि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि इर्रेलेवेंट बातें हो रही होती हैं और बिल्कुल वो ज़ातियात का मामला भी सामने आ जाता है। एक एतराज़ जो PTI की हुकूमत पर उठता है अपोजिशन की तरफ से कि ये ऑर्डिनेंसेस के बाद ऑर्डिनेंसेस का सिलसिला है और रुक ही नहीं रहा, थम ही नहीं रहा, क्या यही वजह है? उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप असल फोरम पे पार्लियामान में जो उसका काम है लेजिस्लेटर्स का वो नहीं कर रहे होंगे, तो फिर क्या ऑर्डिनेंस के जरिए ही मुल्क को चलाना पड़ेगा? देखिए, जो ऑर्डिनेंस है दो तरह के हैं। एक तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अमेरिका का सदर जारी करता है वो बजाते खुद कानून बन जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। जो ऑर्डिनेंस है 120 दिन के लिए आता है, फिर पार्लियामेंट के अंदर या उसको आप रीप्रोमलगेट करेंगे या पार्लियामेंट के अंदर उसकी एक्सटेंशन के लिए टाइम के लिए आप जाएंगे और फिर एक और एक्सटेंशन यानी 3 हिस्सों में दी जा सकती है। दिस इज वन। दूसरा ये है कि जो लेजिस्लेशन होती है उसके साथ ही आइन के आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है। लिखा हुआ है प्रेसिडेंट, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असेंबली। और आइन के आर्टिकल 89(1) में अगर पार्लियामेंट काम नहीं कर रही लेजिस्लेशन का और पार्लियामेंट बैठी हुई नहीं है और सदर, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, वो बेहतरीन जज और वाहिद जज कहते हैं कि सदर है जो ये फैसला करेगा कि मुल्क को कानून की जरूरत है। मैं आपको 5 मिसालें ऑर्डिनेंसेस की देता हूं। ये बहुत जरूरी है लोगों को एजुकेट करने के लिए। आपने बड़ा कोर क्वेश्चन पार्लियामेंट के हवाले से उठाया है। पहला ये है कि नैब का ऑर्डिनेंस आया था वो खत्म हो रहा है। दूसरा ये कि मैरीटाइम का ऑर्डिनेंस आया था वो खत्म हो रहा है। तीसरा ये कि जो CPAC का ऑर्डिनेंस आया था वो खत्म हो रहा है। चौथा ये कि जो खवातीन को विरासत में हिस्सादारी का ऑर्डिनेंस आया था वो खत्म हो रहा है। और फिर पांचवा ये कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान में जब ज़ैनब बिल जिसको पास हो जाना चाहिए था 30 डेज में, उसके 2 साल लगेंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं तो और क्या तरीका है मावराए कानून या मावराए आइन कोई तो नहीं निकाला जा सकता ना। तो यही होगा। इसलिए ये सारी सूरत हाल जब हालात ठीक होंगे पार्लियामेंट बैठेगी। 2 कमेटियों के इजलास में मैं जा चुका हूं। एक नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की कमेटी थी और दूसरी जो है फिर मैंने स्पीकर से अलग मुलाकात की। ये सारी सूरत हाल उनसे भी हमने डिस्कस की और फिर चेयरमैन सेनेट की एक बुलाई हुई कमेटी में भी जा चुका हूं। तो हम देख रहे हैं कि इसको किस तरीके से ऐसा स्ट्रीमलाइन किया जाए कि जो फैसले होने आप बैठ के जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें करें और फिर जब पार्लियामेंट में आए तो कंसेंसस के साथ ना हो तो मेजॉरिटी हमारे पास है, उससे बिल नेशनल असेंबली में पास हो सकता है। ऊपर जब जाएगा तो उसमें सियासत ना खेली जाए। आपने अपने इंट्रो में एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं चलते चलते उस पर कमेंट करके बात खत्म करता हूं, फिर अगला सवाल कर लीजिएगा। वो ये थी, आपने कहा जी सियासत हो रही है, तो आपको पता है ना PTI की तरफ से तो कोई सियासत नहीं हो रही। इमरान खान की किसी जगह फोटो नहीं है, बुजदार की कोई नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा नहीं है, कोई हल्का नंबर नहीं लिखा हुआ, किसी जगह के ऊपर नाम किसी का नहीं मौजूद। तो दूसरी तरफ से जो कहा गया था ऑन रिकॉर्ड है कि जी अगर ये सियासत नहीं करता कोई कोरोना पे तो वो कोई और काम करे, हम तो कोरोना पे सियासत करेंगे। तो जो कोई और काम है वो हमारे जिम्मे आ गया है और जो बाकी हैं वो आप देख ही लें कि किस तरह से सियासत हो रही है कोरोना पे। ठीक है। जब कल वजीर आजम साहब ने एक और बात भी कही थी और ये कि यहाँ जब मीटिंग्स के अंदर बैठते हैं या हमसे जब बात होती है मुशावरत में जो चीज़ें फ़ाइनल हो जाती हैं, बाहर जब जाते हैं तो कुछ जमातों की तरफ से उससे मुतरादिफ बयानात आते हैं। और ये जो सियासत वाली बात है, मैं चाहूँगी कि इस पर थोड़ी और बात करें। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आकर इस टॉपिक पे कि कोरोना पे क्या सियासत हो रही है, सिंध वर्सेस विफाक का जो एक तासुर मिल रहा है उसमें कितनी हकीकत है। आज सिंध हुकूमत ने वज़ीर आज़म की जो टाइगर्स फोर्स है उसको रिलीफ मुहिम में शामिल ना करने का भी फैसला कर लिया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे डॉक्टर बाबर अवान साहब से एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बात करें डॉक्टर बाबर अवान साहब से। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपकी राय चाहूँगी कि एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि पहले हुकूमत का अपना असेसमेंट ये था कि 25 अप्रैल तक 50,000 कोरोना के पेशेंट्स हो सकते हैं और उस पर उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी कि नंबर शुक्र है इतना नहीं बढ़ा। लेकिन 15 मई से 25 मई तक वो कहते हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर अगर इतनी मुश्किल सूरत हाल हो सकती है तो फिर लॉकडाउन के अंदर ये बतदरीज नरमी का फैसला क्यों किया गया है? थैंक यू। पहली बात यह है कि ये जो फैसला आपको पहले जो आप कह रही हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा जी, रिस्क असेसमेंट करने वाले इदारे हैं जी। कुछ इदारे मुकामी हैं, कुछ इदारे कौमी हैं और कुछ इदारे वो हैं जो बैनुल अक़वामी हैं। वो सारे रिस्क असेसमेंट करते हैं कि अगर इस रफ्तार से ये पेंडेमिक फैलता रहता है तो किस जगह जाके इसकी कितनी जाके ऊपर जा सकती है सतह। और एक पहलू इसका ये हो गया। दूसरा ये था कि आप सारी दुनिया के साथ आप इसको देखेंगे ना, ये कोई एरिया स्पेसिफिक बीमारी तो है नहीं कि कोई ऐसा नज़ला जुकाम है जो किसी एक इलाके में आया हो। तो सारी दुनिया के साथ जब आप कंपेयर करते हैं तो जो पहले 10 हैं पाकिस्तान अल्लाह की मेहरबानी और अता से उनमें भी शामिल नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये कि जो पाकिस्तान में रेट ऑफ मोर्टेलिटी है, यानी जितनी अमवात हुई हैं वो ज्यादा जो कोलेट्रल तरीके से लोग गए हैं कि उनको पहले से बीमारियां थी, कुछ उम्र ज्यादा थी, कुछ इलाज पे थे। इसलिए वो जिस तरह से हुआन में शुरू में जाके लोगों को लगा था या किसी इलाके में, और जिस तरह इटली के अंदर बात कर लें, स्पेन में, अब तो सारी दुनिया उसका, यानी बरतानिया में इतना रेट हाई है। तीसरी जो बात जिस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए वो ये है कि जो यूरोप के और मगरब के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, स्विट्जरलैंड से आप शुरू कीजिए, अमेरिका तक आप चले जाइए, कि डेली जो डेथ रेट है वो 500 से लेकर 900 के दरमियान हुवर करता है। हमारे यहाँ बहुत कम है उसके मुकाबले में जो डेथ रेट है। और उसमें से फिर निकाला जाता है, मेरे एक दोस्त थे वसीम नकवी साहब, वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, बड़े शानदार आदमी थे और उनका बुरे वाला से ताल्लुक था। उनको नज़ला हुआ, लंदन के एक सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में उनको दाखिल करते वक्त कहा गया कि आप रिस्क ये है कि आपको कोरोना है। वो जुमे के दिन वहां पे गए, उन्होंने दिल पे इतना ले लिया कि संडे को उनकी वफात हो गई और मंडे को जब उनका रिजल्ट आया तो पता लगा कि उनको हार्ट की बीमारी हुई है और इसका कोरोना के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, वो उनका नेगेटिव आ गया। इसलिए ये किसी के पास इस वक्त फिगर्स अगर हैं तो वो NDA-MA है और हमारे दूसरे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं कि कौन कौन किस किस बीमारी से गया है। इसलिए जब हम बात करें तो रिलेटिव गुफ्तगू की जा सकती है, स्वीपिंग स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकूंगा, ना किसी और को देनी चाहिए। अच्छा, इसका जी ये मैं ठीक है, इसी पे कि आपने जिस जो वज़ीर आज़म साहब का फैसला है इस पे आप ज़रूर आगे बात कीजिएगा। लेकिन कल एक और अहम बड़ा डिसीजन हुआ जो प्रेसिडेंट साहब की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ मुल्क के उलमाए कराम को इकट्ठा किया गया। अब उसमें कहा गया कि मसाजिद को, इमाम बारगाहों को नमाज तरावी के लिए और नमाज जुमा के लिए और नमाज बाजमात वैसे भी इजाज़त दे दी जाएगी, लेकिन वो मशरूत इजाज़त होगी और उसमें वो 20 नुकात भी हमारे सामने आ गए। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये इंतहाई मुश्किल काम है। आप बड़ी मसाजिद को, बड़े शहरों की बड़ी मसाजिद को तो इस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन गाँव देहातों के अंदर जो छोटी मसाजिद हैं जहाँ पे शायद लोग कोरोना से के हवाले से इतना शऊर भी नहीं रखते, उन्हें नहीं पता मास्क क्या है, सैनिटाइजर्स क्या है, कहीं पर इस किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार उनकी तरफ से नहीं की गई। कैसे हुकूमत ये मेक श्योर करेगी कि ये इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? पहली बात यह है कि इस पे सिर्फ हुकूमत स्टेक होल्डर नहीं है। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो जो मदारिस की बड़ी तंजीमें हैं और उलमा के बड़े जो इदारे हैं और उनके जो बड़े नाम हैं वो स्टेक होल्डर हैं। और ये एक मीटिंग नहीं हुई, सदर मेरे घर आए थे जिस दिन, उस दिन भी वो मुझे बता रहे थे और उससे पहले उन्होंने और उसके बाद भी उन्होंने उलमा के साथ जो सफाई सुथराई सैनिटेशन है इसके ऊपर बड़ी पुरमख्स किस्म की उन्होंने गुफ्तगुएं की हैं और बड़े, बल्कि उन्होंने मुझे पेपर्स भेजे हुए हैं और उनके ऊपर किसी वक्त बात करने की जरूरत है। एक पहलू ये हो गया। दूसरा ये कि उन सब ने ये जिम्मेदारी ली है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो मयार है उसको हम बरकरार रखेंगे। ठीक है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई बरकरार नहीं रखेगा
तो गवर्नमेंट अपनी ये दी हुई रियायत फौरी तौर पे वापस ले लेगी। ये भी उस जो आपने देखा ना जो पैकेज आया है, और उसमें ये भी उसका हिस्सा है कि वो फौरी तौर पे वापस ले ली जाएगी ये रियायत जो दी जा रही है। अब इसके एक और पहलू जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो मईशत है उसको चलाने के लिए और पाकिस्तान में जो फूड चेन है उसको चलाने के लिए, और पाकिस्तान में आपने देखा जो ही ओपनिंग का ऐलान हुआ सिर्फ एक इंडस्ट्री ओपन हुई है और उसके साथ छोटे छोटे कारोबार ओपन हुए हैं जो उससे रिलेटेड हैं या लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से रिलेटेड हैं। तो उन कारोबार के ओपन होते ही पहले तो नीचे रॉक बॉटम पे जाके लगती थी, तो ये टॉप हेड पे जाके लगी आपकी जो मार्केट है इंडेक्स उसका, और उनको 5-10 मिनट के लिए बंद करना पड़ा, गिरने की वजह से नहीं, बढ़ जाने की वजह से जो आखिरी रिकॉर्ड था वो टूटा। तो ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त आप सारी दुनिया में देख लीजिए भी डॉक्टर साहब तनकीद ये होती है कि सूरत हाल पूरी दुनिया में जो है वो खराब तरीन होती जा रही है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वहां पे लॉकडाउन बरकरार रखने का फैसला किया जा रहा है और हमारे यहाँ जो है वो नरमी का फैसला किया गया है, और सिंध हुकूमत की तरफ से कल भी बहुत सारे लोग की बात कर रही हैं आप। मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ कि दुनिया भर में लॉकडाउन जो है उसको बरकरार रखने का फैसला किया गया है, या जो मुस्लिम ममालिक हैं वो भी अपनी नमाज की अदायगी पर मसाजिद में तमाम मजहबी रसूमात पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। मुफ्ती आज़म जो है सऊदी अरब के वो भी कह रहे हैं कि अगर सूरत हाल कोरोना की यही रही तो ईद की नमाज भी और तरावी भी लोगों को घरों पर अदा करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कल ये इख्तलाफ हमने देखा पीपल्स पार्टी की तरफ से, सिंध की तरफ से, कि ये फैसला कर लिया गया जो उलमाए कराम के साथ मशरूत इजाजत देके। अच्छा देखिए, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि जो कराची के बारे में उन्होंने ऐलान किया था कि हम उनको खाना पहुंचाएंगे, वो खाना पहुंच गया? 8 अरब रुपए जो उन्होंने तकसीम करने थे वो कहीं आपको पता लगा किधर तकसीम हुए? पाकिस्तान में जो एहसास प्रोग्राम के नीचे पैसे जाते हैं, आपने एक और बात की थी कि टाइगर फोर्स को कोई काम नहीं करने देगा, नो गो एरिया पाकिस्तान में नहीं चल सकता। इसलिए जहां जहां वफाकी हुकूमत अपनी तरफ से सूबाई खुद मुख्तारी के एहतराम में 18वीं तरमीम की रोशनी में इकदाम कर रही है, वहां लोगों को भूखा मरने के अगर कोई मरला आता है तो उस पर प्राइम मिनिस्टर, इनको भी पता लग गया है जो कहते थे कि हम अपना फैसला करेंगे, कि मुल्क में एक वजीर आजम भी होते हैं और उनका नाम इमरान खान होता है। जो असल इशू है वो ये है कि ये कहना कि सारी दुनिया में लॉकडाउन बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन कम हो रहे हैं। असल में आपको ताज़ा मिसाल दे देता हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं उनकी इत्तला के लिए आपके जरिए कि जर्मनी में एंजेला मार्केल साहिबा ने भी कहा है कि मैं लिफ्ट कर रही हूं, बाकी जगह भी लोगों को। और फिर जब पाकिस्तान है ना, तो वी कैनॉट कंपेयर द ऑरेंजेस विद द एप्पल। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर ऐसा मुल्क है जिसमें 2 कैंसर हैं। एक कैंसर का नाम कोरोना है जो सी से शुरू होता है, दूसरा कैंसर करप्शन है जो सी से शुरू होता है। उसने वो इसका हाल कर दिया जो आपने बिल्कुल दुरुस्त तौर पर बताया। अब ये है कि क्या लोगों को चॉइस करनी पड़ेगी कि रोटी खिलानी है। सारे जिन मगरबी मुल्कों की सारे बात कर रहे हैं आप समेत, वो सारे मुल्कों में लंबी लाइनें लगी हैं डबल रोटी के लिए 3-3 किलोमीटर। पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से फूड चेन खुली हुई है, इसलिए कि हमने रैशनलाइज करना है कि ये ना हो कि फ्लू कम लोगों को हम ज्यादा लोग भूख से मार दें। दैट इज द कंसर्न ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इमरान खान। और फिर सारे इदारों का ये कंसर्न है, ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि कोरोना को लेकर मुल्क भर में एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन की है, चाहे वो मसाजिद को खोलने की है, या फिर ये टाइगर फोर्स से रिलेटेड है कि कैसे आपने रजाकारों को घर घर पहुंचाना है? क्योंकि इस वक्त एक तरफ तो यूनिफॉर्म पॉलिसी की डिमांड भी बहुत आती है, बट ऑन दी अदर हैंड ये भी कहा जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे जो हैं वो आज़ाद हैं, तो हर सूबा जो है अपनी मर्जी का फैसला कर सकता है वो क्या समझता है कि उसके सूबे को क्या सूट करता है। देखिए, आज़ाद कोई नहीं है, ये ना रियासतें और ना अलग मुल्क है कोई पाकिस्तान के अंदर, नो गो एरिया नहीं है। इस दूसरा नुक्ता है जिसपे मैं कहना चाहता हूँ, सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है और आइन में लिखा हुआ है अगर कोई सूबाई हुकूमत कोई काम बड़ा नहीं कर सकती तो वफाक उसकी मदद के लिए जाएगा। फिर आइन में यह भी लिखा हुआ है कि अगर सारी हुकूमतें या कोई एक हुकूमत या कोई एक जिला या एक सूबा काम नहीं कर सकता तो वहां फौज उसकी मदद के लिए जाएगी। ये सारी सूरत हाल एक तरफ रख के आपके सवाल के जवाब की तरफ में आता हूं। मैं आपको
4 जो यूनिट्स हैं उनके मैं आपको बता देता हूं कि बलूचिस्तान में किस जरिए से पैसे जा रहे हैं, एहसास प्रोग्राम के जरिए से, और उन इलाकों में भी पैसे जहां पूरा जिन्होंने पूरा पर्दा किया हुआ है खवातीन ने, वो भी वसूल कर रही हैं, बुजुर्ग भी वसूल कर रहे हैं, चारपाई पे आने वाले भी वसूल कर रहे हैं। केपी में भी यही चल रहा है, इस्लामाबाद में भी यही चल रहा है, जीबी में भी यही चल रहा है, आजाद कश्मीर में भी यही चल रहा है, पंजाब में भी यही चल रहा है। तो लेट अस टॉक अबाउट इट कि कहां पे नहीं चल रहा और वो कौन लोग हैं। सिर्फ एक जगह पे अपनी तस्वीरें लगा के पॉलिटिसाइज करके और इतना बड़ा अगर थैला गया उसमें से कितने लोगों को मिले हैं, आप लोगों ने ही दिखाया है, सारे मीडिया ने, कि कितना वहां पे पहुंच सका है। इसलिए अगर कोई एक कोऑपरेट नहीं करता तो फिर जो नतायज हैं वो उसकी सजा लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कोऑपरेट करना चाहिए। और जो वफाक से जो कुछ जा रहा है उसके ऊपर अगर नाम है किसी का काट दीजिए, अगर तस्वीर है तो उतार दीजिए, लेकिन यहां से बगैर तस्वीर के जाके तस्वीर लगाते हैं तो वो कौम देख रही है। ओके, बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ बड़ा अहम जिस पर एक फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब की तरफ से किया गया, वज़ीर आज़म साहब को सराहा भी गया कि जो गंदम बहरान को लेकर और चीनी बहरान को लेकर रिपोर्ट पब्लिक की गई। अब वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद ये ऐलान किया था कि 25 अप्रैल को मज़ीद उसके हवाले से तफसीलात सामने आएंगी, फ़ॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 5-10 दिन तक वो लेट हो जाएगी। तो ये उनको कन्फर्मेशन कहाँ से आती है इस किस्म की? पहले ये बताइए कि क्या हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट आई थी? नहीं। फिर ताज़ा तारीख में आप तशरीफ लाइए, ये बताइए कि क्या 2010 के सैलाब में रिपोर्ट आई थी? क्या 2 दफ़ा 3 दफ़ा जो जला LDA प्लाजा उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी? क्या जो मॉडल टाउन के 2 दफ़ा मैसेकर्स हुए उनकी रिपोर्ट कोई मंजर आम पर आई थी? मैं एक लंबी फहरिस्त गिना सकता हूं। तो इमरान खान ने एक तारीख बदल दी है कि रिपोर्ट ऐसी जिसमें कुछ पार्टी के अहबाब के नाम भी अगर आए तो वो भी उन्होंने परवाह नहीं की, वो मंजर आम पर आ गई। शेख साहब ने क्या कहा मैंने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो 5-10 दिन तक लेट हो सकती है। हम तो इंतजार कर रहे थे क्योंकि PM ने अनाउंस कर दिया कि 25 अप्रैल को आएगी। नहीं, एक तो यह कि PM ने ही कहना है कि ये अगर कोई उसमें उसकी तैयारी में कोई PM कोई बताएगा कि तैयारी में ताखीर है तो 5-10 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मेरी इतला यह है कि जो PM कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन दूसरा उसका पहलू देख लीजिए कि अगर 10 दिन बाद भी आती है तो आएगी किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। किसने आपके सामने रखनी है? मीडिया के सामने प्राइम मिनिस्टर ने रखना है, और उस पर एक्शन का फैसला किसने करना है? वो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला करना है। पहले भी इसी तरीके से हुआ है। इसलिए जो ऑब्जेक्टिवली करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट जब भी आएगी उसके ऊपर अमल दरामद होगा, और सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, एक रिपोर्ट चीनी के हवाले से, दूसरी गंदम के हवाले से, दोनों पे अमल दरामद होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल, क्योंकि ये तनकीद हुई, ये जो आपने कहा ये तो बिल्कुल बजा है, इस पे तो हम भी बात कर चुके हैं कि आज से पहले ये मिसाल नहीं मिलती कि एक वज़ीर आज़म खुद एक रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म दे और अपने ही लोगों के नाम आने के बाद इस तरीके, यूजली वो रद्दी की टोकरी की नज़र कर दी जाती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स कभी सामने नहीं आती हैं, तो इस पे तो हम उन्हें सराहते हैं। लेकिन जिनके नाम आ गए, एक तो बाहर हैं जहांगीर तरीन साहब जो बहुत ही क्लोज थे, उस तरीके से अब वो पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो एक टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे, वो तमाम जिक्र हुआ, उन्हें उससे हटा दिया गया। लेकिन खुसरो बख्तियार पे लोगों ने तनकीद की और ये कहा कि उनका नाम आने के बाद उनको तो एक बड़ी वजारत नवाज दी गई। मेरे ख्याल में 25 तक जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी विश लिस्ट तैयार की हुई है, किस किस को टकरना चाहते हैं वो नाम देते रहेंगे। लेकिन जब तक फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आती मजीद नामों का इजाफा करने की जरूरत नहीं है। जो नाम आएगा, जिस तरह मैंने पहले से कहा, वो नाम जरूर पब्लिक होगा। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि किसी का नाम, लेकिन नाम इस तरह से नहीं कि किसी की ख्वाहिश पे कोई नाम डाला ही जाए या निकाला जाए। नाम इस तरह से होगा जो उस स्कैंडल के अंदर और उस जो जुर्म हुआ है कौम के खिलाफ, उसके खिलाफ जो मुलव्विस होगा, उस नाम को
वो नतीजा भुगतना पड़ेगा जिसका फैसला प्राइम मिनिस्टर करेंगे। सही, लेकिन अभी क्योंकि वजारत उनको एक और दे दी गई और बड़ी वजारत से नवाज दिया गया तो उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल 25 का इंतजार करते हैं कि वो फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद क्या फैसला होता है। सादिया, सॉरी जी डॉक्टर साहब, सॉरी देखिए, ऑपोजिशन लीडर को आप जानती है ना, जो कहते थे मैं कोरोना के साथ लड़ने के लिए आया हूं जी, सबने कहा जी आयानो आ जाएं आप लड़ें। अब वो आपको पता है उनकी उम्र कितनी हो गई है, पलक झपकते ही आपको पता है उनकी इम्यूनिटी कितनी गिर गई है, पलक झपकते ही आपको पता है कि उनको डॉक्टर ने घर से निकलने से मना कर दिया है, पलक झपकते ही। और आपको पता है कि उन्होंने अपनी सारी जितनी भी कमाई थी उसमें से जो साबुन की टिकिया निकाली, उसको अगर आप टिकिया कहना चाहें तो आपकी मर्जी है। इसलिए ये प्रिज्यूम ना करें वो लोग कि जिन्होंने कभी इससे पहले ऐसा काम नहीं किया कि इमरान खान को कोई रोक सकेगा, तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब का आपने जिक्र कर दिया, इन पे मैं बाद में आती हूँ। एक सवाल इनके हवाले से भी मेरे जहन में आ रहा है, जो आपने सारी चीज़ें गिनवाई, क्योंकि नाब ने अब इनको आगे की तारीख दे दी है और जवाब जमा कराने के लिए कहा है। लेकिन जिन दो नामों का हम जिक्र कर रहे हैं PTI के, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, ये एक रिपोर्ट हो गई, 25 अप्रैल तक चले इंतज़ार करते हैं। एक और चीज़ सामने आई, पावर सेक्टर स्कैंडल की इंक्वायरी हुई, उसकी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म साहब को पहुंची। अब उस रिपोर्ट में जहांगीर तरीन और मखदूम खुसरो बख्तियार का जिक्र भी किया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के पावर प्लांट्स भी गैर मुनसिफाना मुनाफा कमाने में मसरूफ़ हैं। दोनों के पावर प्लांट्स 4 अरब 88 करोड़ रुपए इजाफी कमाएंगे, जो उन्होंने मुआहिदा कर रखा है। सो अब वज़ीर आज़म साहब को पेश की गई है, आपको लग रहा है कि इस पर भी वज़ीर आज़म साहब एक्शन लेंगे? ये 3 जगह जाएगी। एक तो ये IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनके हवाले से ये रिपोर्ट है। और बुनियादी नुक्ता ये है कि मुआहदे ऐसे किए गए जो पिछली 2 हुकूमतों ने किए, मुआहदे ऐसे किए गए जिनके जरिए से अगर किसी ने 100 मेगावाट पैदा करने हैं और उसका रेट उसके साथ तय हो गया, अगर वो प्लांट बंद होगा, अगर वो 1 मेगावाट पैदा करेगा और अगर वो कैपेसिटी की कोई परवाह नहीं करेगा, इसके बावजूद पाकिस्तान को पैसे पूरे देने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि जब भी ये कोई कार्रवाई होती है तो कार्रवाई का आगाज वहां से होना चाहिए जहां पे ये गलत फैसले किए गए थे। एक दूसरा ये है कि ये मेरे ख्याल में 2 स्टेप्स जो मुझे जहन में आता है, जो प्रोसीजर है, 2 स्टेप्स के बाद ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी। प्राइम मिनिस्टर फिर इसको खुद पढ़ के खुद पब्लिक करेंगे। क्यों नहीं कार्रवाई होगी? ये किसने कहा कि किसी एक केस में कार्रवाई होगी दूसरे में नहीं होगी? प्राइम मिनिस्टर तो अभी और चीजें भी आ रही हैं जो मैं नहीं बता सकता, प्राइम मिनिस्टर का राइट है, वो सारी जगह उन्होंने नजर रखी है और सारी जगह उनका जो अपना सिस्टम है उसके मुताबिक वो चलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये भी रिपोर्ट पहले जैसे आटे के हवाले से रिपोर्ट और चीनी बहरान के हवाले से रिपोर्ट सामने आई, इस पर भी वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी करेंगे। और कुछ और आपने, अब वो तशनगी रह गई है क्योंकि आपने जिक्र नहीं किया कि कुछ और चीज़ें भी हैं जो वज़ीर आज़म साहब खुद बताएंगे, कुछ और रिपोर्ट्स हैं, बता देते आप तो अच्छा हो जाता। लेकिन बहरहाल मूविंग ऑन, आपके PTI के कराची से, क्योंकि हम सिंध के हवाले से बात कर रहे थे, कराची से स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा मैंडेट मिला और परसों ये खबर आई कि नजीब हारून जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो अलग बहस है कि अगर वाकई वो इस्तीफ़ा देने में संजीदा थे तो एज़ पर रूल्स वो स्पीकर नेशनल असम्बली को इस्तीफ़ा देते। बहरहाल उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा और कहा कि वज़ीर आज़म साहब इसको फॉरवर्ड कर दें। सो ये उन्होंने जो चीज़ें अपने इस्तीफ़े में लिखी हैं कि बात नहीं सुनी जाती, जो सीनियर कायदीन हैं, मुशावरत नहीं की जाती, क्या कोई सदाकत है इन बातों के अंदर? देखिए, मुशावरत के जो फोरम है उनमें तो मुशावरत होती है। मसलन कोर कमेटी है वो बुलाई जाती है, उसमें मुशावरत होती है। जो कैबिनेट है बुलाई जाती है। बड़े इदारे तो यही हैं, एक पार्टी का इदारा है, मुझे नहीं पता कि उनकी स्पेसिफिक शिकायत किससे है। PM साहब मिल नहीं रहे ना, टाइम नहीं देते डॉक्टर साहब, ये बड़े लोगों को शिकायतें हैं पार्टी के अंदर। एक तरफ आप कहते हैं कि इतने बड़े बड़े बहरान हैं और किसी वक्त अगर कोई टाइम नहीं देते तो ये शिकायत नहीं हो सकती, इसको टाइम मैनेजमेंट कह लें, थोड़ी रियायत कर दें। सही, टाइम मैनेजमेंट जो है वो कह सकते हैं, इसको शिकायत नहीं कह सकते हैं। बहरहाल आज नजीब साहब कह रहे थे कि मैं किसी और से बात नहीं करूंगा, PM साहब टाइम देंगे, PM साहब मिलेंगे तो अपनी शिकायत उनके सामने रखूंगा और किसी से बात नहीं करूंगा। बहरहाल आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से। डॉक्टर साहब, आप सीनियर कानूनदान भी हैं। मुझे एक सवाल आपसे करना है कि पिछले दिनों जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए, उस पर लोगों ने कहा कि अब हुकूमत को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, या काबीना में तादाद बहुत ज़्यादा है वज़रा की और मुशीरान की। क्या वज़ीर आज़म को कुछ नहीं पता जो इतनी बड़ी तादाद रखी गई है, तादाद को कम किया जाए, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को हटाया जाए। गो के फैसले में उसका जिक्र नहीं था, बट रिमार्क्स की हद तक ये बात ज़रूर की गई थी। सो इस पर आपकी राय क्या है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेकर जो ये सवालात उठाए गए? देखिए, पहली बात यह है कि ये केस सब जुडिस है, इसलिए मैं उस केस के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। दूसरा ये है कि जो मुल्क में जमहूरियत की और निज़ाम की असल खूबसूरती होती है वो सिर्फ और सिर्फ इदारों की आज़ादी है। अपनी डोमेन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिस लिया जो उनका इख्तियार है। हम हमेशा सुओ मोटो नोटिस के हामी रहे हैं। मैं बतौर वकील बहुत ज़्यादा हामी हूँ, इसलिए उसके ऊपर किसी को उसके नताइज नहीं मुरतब करना शुरू कर देने चाहिए कि इसका ये भी नतीजा निकल सकता है, ये भी नतीजा निकल सकता है। वो एक बड़ी सीधी सी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का हिस्सा है, इस निज़ाम का हिस्सा है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की है उसका हिस्सा है। उनको भी इतनी ही फिक्र है जितनी मुझे और आपको है, इसलिए अगर उन्होंने नोटिस लिया तो हर्ज की कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ये जिस दिन ऑब्जर्वेशन आई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, उसके बाद हम देखते हैं कि एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है एक वकील साहब की तरफ से, जिनके बारे में मशहूर है कि किसी ख़ास पार्टी से उनकी कोई एफिलिएशन भी है, लेकिन बहरहाल वो दरख्वास्त उनकी होती है जो मुशीरान और स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनकी तैनाती पर वो सवालात वहाँ पर उठा देते हैं। उसमें आपको भी फरीक बनाया गया? अब मुझे मालूम नहीं है, और वैसे जो मुझे मालूम है वो ये है कि जो 184(3) है उसमें एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। डॉक्टर साहब, इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि ये टर्म्स हर कोई नहीं समझता। वो ये है कि ये जो 184(3) है, इसको सियासी मुखालफिन की विच हंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कोई मामला तहकीक तलब है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंक्वायरी की फॉर्म में इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स जो है वो करती है, और फिर जो उनका फैसला होता है वो आखिरी होता है, इसीलिए उसके खिलाफ अपील नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पहले तो हम कोरोना से पहले तो बहुत सारी अफवाहें गर्दिश में थी, बहुत सारी चीज़ें कही जा रही थी। वो कभी मौलाना साहब आ जाते थे, कभी अपोजिशन इकट्ठी हो जाती थी, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से इस कोरोना के अंदर ये जो कौमी हुकूमत के हवाले से कोई ख़बरें और रूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हो गई, इनकी क्या वजह एकदम बनी? सब तो कोरोना से लड़ रहे हैं, और अपोजिशन भी, शहबाज शरीफ साहब भी आपने कहा कि वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत उनकी कम है, उनको भी डॉक्टर ने मना कर दिया कि बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर ये कौमी हुकूमत की बातें कहाँ से आ रही हैं? आपने मेरे सवाल को कंसेशन बना दिया है उनके लिए, बड़े खुश होंगे आपको सुन के। दूसरा जो इशू है वो ये है, गौर कीजिएगा जरा इस पे, कि कौमी हुकूमत है जी, कौम ने जिसको ज्यादा वोट दिए उनकी हुकूमत है। कौमी हुकूमत और कौन सी होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में जिस कौमी हुकूमत का जिक्र है वो है। और आपको याद है जब जहाँ वो धरना बैठा हुआ था, आपने वो जो लश्कर उस वक्त होते थे, वो पता नहीं वो आजकल कोरोना से शायद लड़ रहे होंगे, तो वो सारे मौजूद थे। तो मैंने आपको कहा था ये आएंगे और फिर चले जाएंगे, और जिन्होंने इनको बुलाया था वो उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर बंद कर दिया है। तो कौमी हुकूमत जो आइन प्रोवाइड करता है वो तो है, माँ बराए आइन कुछ हो नहीं सकता पाकिस्तान में। आजकल काफी लोग नंबर बंद कर चुके हैं, आप किन की जानिब इशारा कर रहे हैं? मेरा नंबर खुला है। नहीं, जिन्होंने इनको बुलाया था। इमरान का भी खुला है। चले वो उनसे पूछे ना जी। हम तो हमने आने के लिए उनको सारी सहूलियात दी, और जाने के लिए भी बल्कि सारी सहूलियात दे दी। उसके बाद तो और क्या किया जा सकता था इससे ज्यादा। लेकिन एक बात यह है कि नॉन सीरियस बातें हैं और नॉन इश्यूज हैं जो कौम का मसला ही नहीं है इस वक्त, और कौम की तवज्जो ही नहीं है, इसलिए कौम इसको लिफ्ट ही नहीं करा रही इस तरह की आवाज़ों को। वो बेचारे कुछ ऐसे हैं जो छोटे मोटे
उनकी अगर रोटी कहीं चलती है तो आपको इतराज़ नहीं करना चाहिए उस पर, ना मैं करता हूँ। ठीक। शहबाज शरीफ साहब, आपको लग रहा है कि अब दोबारा पेश होंगे, क्योंकि नैब ने दोबारा उनको लिखा है और 22 अप्रैल की तारीख दी है? दैट आई डोंट नो, इसलिए कि वो उनके और जो एहतसाब का इदारा उनके दरमियान है, मुझे उसका इल्म नहीं है। सही, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत की तरफ से नैब को इस्तेमाल करके ये किया जा रहा है कि कोरोना एक तरफ चल रहा है और फिर बीमार बंदे को भी आप लोग तंग कर रहे हैं। वो कहते हैं हुकूमत करवा रही नैब से। सादिया, यू आर मैडम इन वेरी गुड मूड टुडे। मौसम अच्छा है वैसे भी इस्लामाबाद का। ये किस बीमार की आप बात कर रहे हैं? जो जहाज में गया था वजीर खजाना, जो दूसरे स्पेशल चार्टर्ड जहाज में गया था वजीर आजम, या जो उनका पता करने के लिए 50 रुपए के बॉन्ड पे गए थे? मुझे तो नहीं मालूम हुआ कि किस बीमारों की भी एक लाइन है ना। ठीक है, बीमारी अभी तक कोई दरियाफ्त अगर हुई है तो कौम को जरूर बताना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मरियम बीबी के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। वो भी काफ़ी खामोश नज़र आ रही हैं। नवाज शरीफ साहब का इलाज जारी है, अब तो हमारे तक कोई इत्तला नहीं आ रही है। अब तो कोरोना चल रहा है, पता नहीं शायद कोरोना के बायस लोग भूल भी चुके हैं कि वो उनका जो इलाज था वो कहाँ तक पहुँचा है। लेकिन मरियम साहबा अभी भी खामोश हैं। आपको क्या वजह नज़र आ रही है? देखिए, कोरोना के अलावा सारी दुनिया के अस्पताल बंद हैं। अगर वो यहाँ होते तो उनके लिए एक वार्ड था स्पेशल, वो खुला रहता। जेल के अंदर एक पूरा यूनिट बना हुआ था, वो खुला रहता। शरीफ हॉस्पिटल था, वो भी उनको अवेलेबल था। अब अगर वो बीमार हैं तो उनको सख्त खतरा हो सकता है, फिर उनको फौरन वापस आना चाहिए। और PIA फ्लाइटें शुरू कर रही है। हम सारी दुनिया से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस तशरीफ़ लाना चाहते हैं, सारी अभी एक फ़्लाइट हम बात कर रहे थे उसी वक्त उतरी है, मुझे आया मैसेज। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में कौम के साथ मुश्किल वक्त है। बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, हर रोज़ कई बीमार दरियाफ्त हो रहे हैं, उनकी तो बीमारी का ही पता नहीं है। ये सबसे अच्छी जगह है, दिस इज़ रियली लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इलाज के लिए भी सारा कुछ मुफ्त था। ठीक। अब डॉक्टर साहब, आप वज़ीर आज़म के अब मुशीर हैं पार्लिमानी उमूर पे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो वज़ीर आज़म साहब का एहतसाब का एक नारा था और अब ऑब्वियसली ये रिपोर्ट्स के पब्लिक होने की हद तक हमें नज़र आ रहा है, जिसमें उनके अपने अहबाब, अपने दोस्तों के नाम आ रहे हैं और बड़े करीबी लोगों के नाम भी सामने आए हैं। अब एक मशवरा इस हवाले से अगर आप वज़ीर आज़म साहब को दें कि ये चीज़ें वाकई मंतकी अंजाम तक पहुँचें, और क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ नहीं है तो शायद लोगों को यहाँ पर भी थोड़ा शक है कि चले नाम सामने आ गए तो ये ना हो कि कहीं ना कहीं कोई फाइनल इसकी सज़ा और जज़ा के अमल में कोई रखने आ जाएं। मशवरे जो मैंने देने थे वो मैंने दिए हैं, लेकिन ये मैं यकीन दहानी कौम को दे सकता हूँ आपके ज़रिए कि एहतसाब किसी भी हालत में, किसी भी मौसम में, किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे से और इमरान खान के ज़हन व कल्ब से उसको दूर नहीं रखा जा सकता। ठीक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके हवाले से उस्मान बुज़दार साहब जो हैं कोरोना को लेकर, बाकी तो ऑब्वियसली चीज़ों पे हमेशा कहीं ना कहीं से अपोजिशन की तनकीद उन पर जारी होती है, लेकिन ये कोरोना के अंदर गो के पंजाब में केसेस ज़्यादा हैं। आपको लग रहा है कि जो काम उनकी तरफ से, जो परफॉर्मेंस उनकी तरफ से सामने आ रही है वो तसल्ली बख्श है? पहले दिन से ही मैं जब मुझे बताया गया था तो मैंने इमरान खान को बताया, मैंने कहा मैं उनको जानता हूँ, वो वकील हैं हमारे, और पहले दिन से ही इज़ ऑन द राइट ट्रैक। आपको अगर कोई याद करवा दे कौम को कि जब पहले भी बड़ी रवायती जमातें तोड़ के 70 में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी तो लोग उस वक्त भी कहते थे ये लड़के आ गए सारे, देखें ना तजर्बाकार, फिर वो सारे तजर्बाकार हो गए। कुछ तो इतने तजर्बाकार हुए कि उनके तजर्बात सारी दुनिया में फैल गए। लेकिन जो ही ये आए हैं, दो इनकी खामियां हैं जिनको लोगों ने बयान किया है। एक तो ये है कि उछल कूद नहीं कर सकते, और उछल कूद करें फिर बताना पड़ता है कि मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई है और मैं इलाज के लिए लंदन जा रहा हूँ। उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है मेरी आपकी तरह यहीं पे उनका इलाज होना है जी। और दूसरा ये है कि उन्होंने इश्तिहारबाजी नहीं की, जितना हो सकता था काम सीखा, और अब वो नाउ इज अ फुली ट्रेन्ड चीफ मिनिस्टर। आई थिंक वेरी गुड परफॉर्मेंस। वेरी गुड परफॉर्मेंस, राइट। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।